देखो हम लोग जो पास पेपर की क्लास है उसमें जो पहला काम कर रहे हैं, हम पास पेपर की जो क्लास है उसमें जो पहला हम कर रहे हैं, फर्स्ट वन, वो है एमसीक्यू सेक्शन। टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिज्म। अच्छा, अब देखो कहता है व्हाट इज द पॉसिबल पोजीशन फॉर दिस कंपास। जब तुम ए पे रखोगे, अच्छा ये याद रखना, कंपास का अपना आगे जो होती है ना, कंपास की जो टिप होती है वो नॉर्थ होती है। अब मैग्नेटिक कंपास करती क्या है, जब आप उसको रखते हैं तो वो कंपास मैग्नेटिक फील्ड में अपने आप को अलाइन करती है, यहां पर यहां पर यहां पर। ये पूछ रहा है कि ये वाली पोजीशन इनमें से कहां पर होगी। आप इसको पढ़ें और आंसर मुझे सजेस्ट करें, कंपास की ये वाली पोजीशन कहां फिट होगी। इसमें एक दो लोगों ने आंसर दिए, दो लोगों ने आंसर दिए, सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। दो लोगों के आंसर है, दोनों डी हैं। अच्छा, कंपास को आप रख के देखते जाए ना, ये वाली पोजीशन आप यहां रखें फिर यहां रखें, कंपास की पोजीशन अलग अलग जगहों पे रख के देखते जाएं। और जहां आपको लगे कि ये पॉसिबल है, मैंने यहां रखी है कंपास, ऐसे आएगी, फिर यहां रखी, फिर यहां रखी, फिर यहां पर। अब जाहिर है कि इसमें जो मैच कर रही है वो है पोजीशन सी। अगर आप डी पे रखेंगे तब तो ये पोजीशन आ गई। मैंने आपके लिए सारी जगहों पे कंपास रख दी है। ये कंपेयर करें कि जो उसने कंपास दी हुई है, देखो ये वाली पोजीशन जो है ना, ये सूट नहीं करेगी। असल में आपको इसको देखना है, इसको, और ये फिट हो रही है सी पर, तो आंसर इसमें है सी। चलो अब इसके सेकंड क्वेश्चन पे चले जाओ। ये वाला क्वेश्चन आप लोग पहले क्वेश्चन पढ़ लो। आइडियल यही है कि आप फाइल को मोबाइल पर खोल लें तो वो आपके लिए आसान होगा। वैसे आप यहां से भी देख सकते हो, बट ऑब्वियसली वो थोड़ा स्क्रीन पे देखने में मुश्किल होती है। क्वेश्चन नंबर, ये अगला क्वेश्चन पढ़े। नहीं, पहले इस बात को समझें कि कंपास जो होती है वो ऊपर जो मैग्नेट रखा हुआ है उसको फॉलो करती है। ये जो कंपास है ना, जब आप यहां रखेंगे तो नॉर्थ टू साउथ ऐसे जाएगा, जब यहां रखेंगे तो वो नॉर्थ से दूर जाएगा, सी पे रखेंगे तो वो नॉर्थ से दूर जाएगा, जब डी पे रखेंगे तो वो नॉर्थ टू साउथ जाएगा। आप अगर हर जगह कंपास को रख के देखें ना तो आपको बात समझ आ जाएगी कि एक्चुअली मैग्नेटिक कंपास जो होती है वो फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। देखो
जब आप यहां रखेंगे तो वो ऐसे जाएगी, नॉर्थ से अवे। ऐसे रखेंगे तो एरो गौर से देखिएगा, देखिए ये एरो जो है वो कंपास से दूर है। यहां रखेंगे तो वो नीचे की तरफ जा सकता है, अगेन अवे। यहां रखेंगे तो वो टूवर्ड साउथ जाएगा। तो सी वो क्लोजेस्ट पोजीशन है जो उसकी दी हुई पोजीशन से मैच कर रहा है। चलो अब आप मुझे क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो और 2 पढ़ के दो। अब जिन्होंने सॉल्व किया है वो बताओ। ठीक है, इसमें अब एक बच्चे ने बोला है बी और डी। देखो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वन एंड ऑफ अ रॉड पिक्स अप द नॉर्थ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट व्हेन इन पोजीशन 1। नॉर्थ इसने उठा लिया। द सेम एंड ऑफ द रॉड पिक्स अप द साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट व्हेन इन पोजीशन 2। ये कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब है कि ये जो रॉड है ये खुद कोई मैग्नेट नहीं है, बल्कि ये कोई नॉन मैग्नेट है। होगा तो आयरन ही, लेकिन इसका मतलब पी के ऊपर क्या हो सकता है? अगर आप इसको सोचें तो ये नॉर्थ को भी पिक कर रहा है, साउथ को भी पिक कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई ऐसा मटेरियल है जो टेम्परेरी तौर पे मैग्नेटाइज हो रहा है। वैसे वो परमानेंट मैग्नेट नहीं है। परमानेंट मैग्नेट होता तो दोनों तरफ से अट्रैक्ट नहीं कर सकता था। तो इसका मतलब है ये अगर ये सपोज करो कि अगर ये पी वाली पोजीशन पर आ जाए, तो अगर ये नॉर्थ है, अगर ये नॉर्थ है, तो अगर ये नॉर्थ है और ये ऊपर जा रहा है तो पी पर क्या होगा? जाहिर है पी पर साउथ होना चाहिए। ये ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अब ये स्टील है या आयरन है, सवाल सिर्फ ये कि आप लोग कैसे जज करोगे कि ये स्टील है या आयरन है। स्टील जो होता है ना, स्टील जो होता है वो परमानेंट मैग्नेट होता है, और आयरन जो होता है, स्टील जो होता है वो परमानेंट मैग्नेट होता है, और जो आयरन होता है वो टेम्परेरी मैग्नेट होता है। तो अगर ये परमानेंट मैग्नेट हो तो फिर तो ये इधर अट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो इसको आयरन होना चाहिए। क्योंकि अगर ये स्टील होता तो फिर तो एक मर्तबा इधर साउथ बन जाता, तो इधर भी साउथ होता, तो साउथ साउथ को तो पिक नहीं कर सकता ना। तो इस सवाल में ट्रिक ये है कि अगर ये स्टील होता तो स्टील तो परमानेंट मैग्नेट है, वो तो अपने पोल्स बदलता ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये आयरन है जिसकी पोलैरिटी चेंज भी हो रही है। तो इसमें फिर आंसर अगर आप देखेंगे, एक तो ये आयरन है, दूसरा ये साउथ पोल है, तो इसका आंसर होगा बी। चलो अब ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 3। सब लोग क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो।
चलें, बाकी लोग भी अपना आंसर शेयर करें। एक दो लोग तो कंटिन्यूअस आंसर्स दे रहे हैं, लेकिन सब लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। ठीक है, इसमें देखिए, पिछले क्वेश्चन के बारे में एक बच्चे ने पूछा है कि हमें कैसे पता कि वहां साउथ है। इस बात को समझें कि अगर ये मैग्नेट ऊपर जा रहा है तो अट्रैक्शन है ना, अदरवाइज रिपल्शन में कोई चीज उसके करीब थोड़ी जाएगी। तो अगर ये नॉर्थ है और ये ऊपर इसके करीब जा रहा है तो ये साउथ होना चाहिए ना, साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा। खैर, ये तो पिछली वाली एक्सप्लेनेशन हो गई। अब ये जो सवाल है, साउथ साउथ को क्यों अट्रैक्ट कर रहा है? सॉरी, वो अगली सिचुएशन में वो साउथ साउथ को क्यों अटैक कर रहा है? देखो साउथ जब अगली, देखो ये मैं दोबारा समझा देता हूँ, एक सेकेंड। देखो, जैसे आदेश पूछ रहे हैं ये क्वेश्चन में, ये वाला पॉइंट दोबारा समझाता हूँ। देखो, ये आयरन है, जब तुम इधर इसके करीब नॉर्थ को लाओगे तो इधर साउथ बनेगा। इसने चालाकी करके यहाँ पर पी नहीं लिखा। इसका मतलब जब साउथ इसके करीब आएगा तो यहाँ पर साउथ नहीं बनेगा, फिर यहाँ पर नॉर्थ बनेगा। यही तो वजह थी हमने स्टील नहीं लिया ना। अगर ये स्टील होता और इधर साउथ होता तो इधर फिर साउथ ही रहता। स्टील के पोल बदल नहीं सकते, लेकिन जो आयरन होता है उसके पोल आदेश बदलते हैं। कैसे बदलते हैं? आप साउथ लेकर आएंगे तो नॉर्थ बनेगा, नॉर्थ लेकर आएंगे तो साउथ बनेगा। यही आयरन की प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से हम नाम देते हैं ना मैग्नेटिक इंडक्शन। यही मैग्नेटिक इंडक्शन होती है। तो दूसरी वाली रॉड में ऊपर वहां पर जहां पी लिखा हुआ है, वहां पर उधर पी नहीं लिखा उसने जानबूझकर, क्योंकि अब वहां पी नहीं है। अ मेटल रिंग, ये टॉपिक है शील्डिंग और स्क्रीनिंग वाला। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक है शील्डिंग और स्क्रीनिंग का। तो अब अगर आप इस टॉपिक को गौर से देखें, इसमें यहां पर लाइनें आ रही हैं। अब यहां पर इसने एक मेटल का रिंग बनाया। ये मेटल का रिंग किसका होना चाहिए? अगर आपको चैप्टर याद है तो मेटल का रिंग शील्डिंग करते किससे हैं? शील्डिंग के लिए शील्डिंग के लिए इस्तेमाल होता है आयरन। जो अभी ऊपर आदेश ने भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने बताया कि असल में आयरन ही से शील्डिंग हो सकती है। सिर्फ आयरन है जो शील्डिंग कर सकता है। अच्छा, फिर अब वो जो फील्ड लाइंस क्या करेंगे? शील्डिंग में क्या होता है, सारी लाइनें इसमें मर्ज हो जाती हैं और इसके अंदर से गुजरती हैं। सारी जो लाइनें हैं वो मर्ज हो जाती हैं फील्ड लाइंस के अंदर, और उसके अंदर से गुजरती हैं, यहां से यूं करके इसमें अंदर से गुजरेंगी। और इस वजह से जो आंसर होगा वो उसके अकॉर्डिंग होगा। शील्डिंग या स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है कि लाइनें उसमें मर्ज होंगी। तो अब आप आंसर सेलेक्ट करो। एक तो आयरन होगा, एक तो ये कि आयरन होगा, या तो सी है या डी है। द मेटल इज नॉन मैग्नेटिक, ये गलत है, आयरन तो मैग्नेटिक होता है। तो मेटल कैरीज द फील्ड लाइंस अराउंड द इक्विपमेंट,
ये लाइन यूं आएगी और जैसे गाड़ी राउंड अबाउट से गुजरती है ना, ऐसे गुजर जाएगी। शील्डिंग की सूरत में जो फील्ड लाइंस हैं, शील्डिंग की सूरत में फील्ड लाइंस ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं जाती। अब ये वाला क्वेश्चन है, सब लोग ये वाला क्वेश्चन पढ़िएगा। फाइल मैंने ग्रुप पे डाली हुई है। चलें, अब इसमें एक दो आंसर्स आए हैं हमारे पास और एमसीक्यू में टाइम काफी लिमिटेड होता है। मैंने इससे पहले भी एक फाइल डाली थी, आई विल ट्राई कि उसके जो आंसर्स है वो भी मैं ग्रुप पे पोस्ट करूं। देखो, एमसीक्यूज बहुत स्कोरिंग होते हैं, एटीपी उसके बाद दूसरा स्कोरिंग पेपर होता है। ओ लेवल फिजिक्स में जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है जब हम थ्योरी की क्लासेस अलग करते हैं, वो इसलिए क्योंकि पेपर 2 सबसे बड़ा चैलेंज होता है। पेपर 2 में सबसे ज्यादा मार्क्स कटते हैं, वहीं सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है। तो आपको सबसे ज्यादा जो एफर्ट करनी है वो पेपर 2 में करनी है। फिर साथ ही आप ये भी नोट करो कि पेपर 2 में आपको थ्योरी लिखनी भी होती है। मैंने ग्रुप पे लिखा था कि पेपर 4 एटीपी की जो ईयरली पास पेपर की बुक्स आती हैं वो खरीद लें। कई स्कूलों में मिड टर्म हो रहे हैं, अभी ज़ाहिर है 1 महीने के बाद फिर मॉक्स होना शुरू हो जाएंगे, मार्च के आखिर में या अप्रैल के शुरू में। बहुत सारे स्कूल मार्च में ही मॉक्स ले लेते हैं, तो फिर ये तो एग्जाम्स आपकी बात बहुत क्लोज हैं। तो आपके पास जो पास पेपर बुक्स है ना, अनसॉल्व विद मार्किंग स्कीम वाली बुक्स, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका फायदा ये होता है कि आप ना उस पर लिख सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखें, द डायग्राम शोज द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ऑफ अ करंट इन अ सोलिनॉइड व्हेन द करंट इन द सोलिनॉइड इज इंक्रीज्ड, where is there an increase in the magnetic field strength?
जब आप करंट बढ़ाओगे तो जाहिर है कि अंदर ही सबसे ज्यादा फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ये तो ऑलरेडी यहाँ पर फील्ड स्ट्रेंथ कम है, वो कह रहे हैं कहां पर, इन द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, कहां पर फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ेगी। सुरक्षा, जो मेन चैप्टर्स हैं वो मैं कोशिश कर रहा हूं, जो मेरे पास मेन बड़े चैप्टर्स हैं, जो चैलेंजिंग चैप्टर्स हैं, वो मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो अर्लीस्ट में कंप्लीट हो जाए। इसके बाद मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स है, और इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद न्यूक्लियर फिजिक्स है। ये दो ऐसे चैप्टर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद वो क्लास 9th और 10th वाले चैप्टर्स हैं, वो जल्दी जल्दी हो सकते हैं। जाहिर है कि आपके पास टोटल टाइम ही कितना है, जनवरी अब खत्म हो रहा है, फरवरी मार्च अप्रैल में तो जाहिर है कि रिवीजन होती है, पास पेपर होते हैं, तो टाइम तो बहुत कम है। when the current in the solenoid is increased when the current in the solenoid is increased, where is there increase in the magnetic field? अब आपको यहां नजर आ रहा है कि यहां पर फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जाहिर है यहां भी बढ़ेगी और यहां पर भी बढ़ेगी, सब जगह बढ़ेगी, और इसलिए आपको आंसर मार्क करना होगा ए, क्योंकि फील्ड स्ट्रेंथ किसी एक जगह पे नहीं बढ़ती, बल्कि वो हर जगह पर बढ़ती है। तो आंसर होगा ए, रिलेटिवली हर जगह पर बढ़ेगी। चलो अब आप मुझे क्वेश्चन नंबर 5 करके दो, ये वाला, ये आसान है, क्वेश्चन नंबर 5। अब याद रखिएगा कि एज अ मैग्नेट, एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, आयरन इज द ओनली चॉइस। आयरन जो होता है ना, ये सबसे बड़ी चॉइस है। आयरन इज द बेस्ट चॉइस। आयरन या स्टील, यही दो चीजें हैं जो मैग्नेट बन सकती हैं। हर चीज मैग्नेट नहीं बन सकती, हर चीज मैग्नेट नहीं बन सकती। सिर्फ हमारे कोर्स में दो चीजें हैं जो मैग्नेट बन सकती हैं, एक हमारे पास है आयरन और दूसरा स्टील। 5 का आंसर है सी, 5 का आंसर है सी। ठीक है, अब आप एमसीक्यू वाली जो शीट है इसको बंद कर दो। जो एमसीक्यू वाली शीट है, अब मैंने आपको जो पेपर 2 की बुक कहा हुआ है, जिनके पास पास पेपर बुक है वो निकालो। देखो, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, करंट, मैग्नेटिज्म, लेफ्ट हैंड रूल, डीसी मोटर, लाउड स्पीकर। ये इस चैप्टर के मेन कॉन्सेप्ट्स हैं। ये इसको हम कहते हैं चेक लिस्ट। इसका फायदा ये होता है कि जब तुम दोबारा रिवाइज करने बैठो तो तुम्हें पता हो कि यार इस चैप्टर में मेन मेन चीजें क्या हैं जो अच्छे से रट के जानी है। इस चैप्टर का पहला कॉन्सेप्ट क्या था? करंट से मैग्नेटिज्म बनता है, ये इस चैप्टर का नाम यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। इस चैप्टर का दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेफ्ट हैंड रूल, बहुत इंपॉर्टेंट। डीसी मोटर चैप्टर का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक। लाउड स्पीकर बहुत कम कम आया, 4-5 मरतबा होगा पिछले 10 साल में, बहुत रेयर टॉपिक है। तो आप लोग भी ये चेकलिस्ट अपने पास कॉपी कर लें, ये चेकलिस्ट बड़ी हेल्पफुल होती है। और अच्छे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो चेकलिस्ट रजिस्टर के आखिर में बनाते हैं, क्योंकि बीच में तो ऐसी चीजें गुम हो जाती हैं। आप अगर चेकलिस्ट बनाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके बनाते जाएं, तो आपके पास हर चैप्टर के जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक जगह पे आ जाएंगे। ये लिस्ट कॉपी करिएगा।
ठीक है, अब हमने ये तो एक रिवीजन क्विक कर ली। अब यहां से आगे चलो, मैं पहले रख रहा हूं नवंबर 2019 पेपर 21 क्वेश्चन नंबर 8। इसका सी पार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर है। जिनके पास पास पेपर बुक्स हैं वो जरा ये वाला पेपर खोल ले। सब लोग ये वाला पेपर खोल ले, नवंबर 2019 21 का 8। पास पेपर की अगर बुक्स हैं तो ये बुक्स निकाल लें। नवंबर 2019 पेपर 21 और क्वेश्चन नंबर 8, ये वाला क्वेश्चन खोल लें। नवंबर 2019 पेपर 21। ये वाला क्वेश्चन है, शुरू से कर लें पहले इसको। और अगर आपके पास पास पेपर बुक है तो वो ले आए। A small electrical component in a circuit needs to be protected from a strong external magnetic field. Describe how this is done and state any material use. ये टॉपिक है शील्डिंग, जो आज हम डिस्कस भी कर रहे थे। वो कह रहे हैं उसको एक छोटे से कंपोनेंट को प्रोटेक्ट करना है, तो वो पूछ रहा है किससे प्रोटेक्ट करेंगे। तो आप आंसर में लिखिएगा हाउ दिस इज डन एंड स्टेट एनी मटेरियल। तो आप लिखिएगा कि दिस, ये 6 पार्ट ए का आंसर है। तो आप लिखिएगा दिस कैन बी डन, लिखिएगा दिस कैन बी डन, दिस कैन बी डन बाय यूजिंग एन आयरन रिंग, this can be done by an iron ring which is placed around the component, which is placed around the component, which is placed around the component, which is placed around the component. This is shielding or screening. This is shielding or screening. Electromagnets have many domestic and industrial applications. In the space, draw a diagram of a simple electromagnet. कोई भी बना दो, सोलिनॉइड बना दो या स्ट्रेट वायर बना दो, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड दिखा दो, और कहता है स्टेट एंड डिस्क्राइब इन डिटेल। अच्छा, पहले इसका कोई भी तुम स्ट्रक्चर बना लो। तुम कोई भी बना सकते हो। मैंने इसमें जो बनाया वो है रिले। ये मैंने 2 डायग्राम्स बनाई हैं। पेपर में तो कोई एक ही बनेगी, आप लोग दोनों कॉपी कर लो प्रैक्टिस के लिए।
इसको सब लोग कॉपी करिएगा। अब इसके नीचे एक थ्योरी पार्ट भी है, वो थ्योरी पार्ट देखें। मैंने ऊपर जो डायग्राम बनाई है, मैंने ऊपर जो डायग्राम बनाई है वो किस चीज की है, देखें। मैंने ऊपर जो डायग्राम बनाई हुई है, पार्ट ए का जो आंसर मैंने लिखवाया था वो क्या था कि मैंने कहा था यूज एन आयरन रिंग। मैं रिपीट कर देता हूं, पार्ट ए का आंसर, यूज एन आयरन रिंग, place it around the component, use an iron ring, place it around the component, place it around the component, this is shielding or screening। अच्छा, अब नीचे आ जाए, ये वाला देखें, स्टेट एंड डिस्क्राइब इन डिटेल वन यूज ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। अगर मैं इसको लेता हूं सिंपल रिले, तो आपको रिले याद हो तो जब ये वाला स्विच दबाएंगे, ये वाला, तो रिले का ये मैग्नेट मैग्नेटाइज हो जाएगा और वो ये स्विच खिंचेगा और रिले ऑन हो जाएगी। ये रिले की वर्किंग है ना, तो आप चाहें तो यहाँ पर रिले की वर्किंग लिख दें। पार्ट नंबर 2, स्टेट एंड डिस्क्राइब इन डिटेल, 2 मार्क 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो आप इसमें थोड़ा सा लिख लें, अभी जिनके पास बुक्स हैं तो लिख दो कि रिले इज यूज्ड। मैं रिले की वर्किंग पे जा रहा हूं, वैसे मैंने 2 बनाए हैं, दोनों में से किसी की भी लिख दें, तो लिखिएगा रिले इज यूज्ड टू कंट्रोल अ हाई वोल्टेज सर्किट, रिले इज यूज्ड टू कंट्रोल a high voltage circuit, high voltage circuit using a low voltage one, using a low voltage one। This is a type of switching, आगे लिख दो, this is a type of switching, this is a type of switching when the switch S is closed, when the switch S is closed, when the switch S is closed, the electromagnet is energized,
The electromagnet is energized and the device starts. इस सवाल का जो ये वाला पार्ट है ये अभी मैं नहीं करवा रहा क्योंकि ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे जो आजकल हम पढ़ रहे हैं ना। अब मुझे कैसे पता देखते ही कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। मैंने आपको एक पहचान बताई थी। देखो ये सर्किट तो है लेकिन इसमें पावर सोर्स नहीं है। जिस सर्किट में पावर सोर्स नहीं लगी हुई इसका मतलब आप उसमें पावर जनरेट करना चाहते हैं। तो अगर एक सर्किट में पावर नहीं लगी हुई तो इसका मतलब सवाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर है। आप लिख दीजिएगा सी पार्ट पर जाकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये बाद में फिर कर लेंगे। अभी आप अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ईयर नंबर नोट करो। सब लोग ईयर नंबर नोट करो। नवंबर 2019, नवंबर 2019 पेपर है 22। नवंबर 2019 और पेपर है 22, क्वेश्चन नंबर 7। ये वाला क्वेश्चन सब लोग ये क्वेश्चन निकाल लें। सब लोग ये वाला क्वेश्चन निकालें। पहले पूरा क्वेश्चन रीड करना होगा। सब लोग पहले क्वेश्चन रीड करो। ये वाला क्वेश्चन खोलें। नवंबर 2019 पेपर 22 और क्वेश्चन नंबर है 7। पढ़ो। Figure 7.1 shows a horizontal rectangular coil ABCD placed between a magnetic north pole and a south pole. There is a current in the coil. ये आपको नजर आ रहा है, ये एक मोटर का डिजाइन बना हुआ है. दिस इज शेप ऑफ अ मोटर. An upward force of size this much Newton acting on the side AB. Explain why there is a force on the side AB. अब ये टॉपिक कौन सा है? लेफ्ट हैंड रूल, फेरेडे सॉरी वो जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला चैप्टर है। जब किसी कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उसको करंट देते हैं तो उस करंट की वजह से उस पर फोर्स आती है। और वो कह रहा है, पूछ रहा है कि ये फोर्स क्यों आ रही है। एक्सप्लेन व्हाई देयर इज अ फोर्स ऑन साइड ए बी। तो आप आंसर लिखिएगा।
सब लोग आंसर लिखिएगा कि करंट थ्रू द कॉइल, लिखिएगा लिखिएगा करंट थ्रू द कॉइल, करंट थ्रू द कॉइल, लिखिएगा करंट थ्रू द कॉइल, यस लेफ्ट हैंड रूल, बिल्कुल लिखिएगा कि करंट थ्रू द कॉइल produces a magnetic field, current through the coil produces a magnetic field which interacts which interacts with which interacts with the resident magnetic field, which interacts with the resident magnetic field अब आगे पढ़े, कह रहा डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन ए बी एंड स्टेट हाउ द करंट इज डिड्यूस। आप इस पे अगर लेफ्ट हैंड रखेंगे तो फोर्स ऊपर की तरफ है, तो अगर फोर्स ऊपर की तरफ है तो जो करंट आएगा, अगर आप इसको देखेंगे तो लेफ्ट हैंड रूल लगाना पड़ेगा। अगर आप इसमें देखें कि फोर्स ऊपर की तरफ है तो इसमें जो करंट आएगा वो फिर बी से ए की तरफ होगा, लाइक दिस, इस तरह आएगा। ये है अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड रूल। आप इस पे अपना लेफ्ट हैंड बनाएंगे तो आपको करंट की ये वाली डायरेक्शन मिलेगी। तो पार्ट 2 का आंसर लिखिएगा, करंट इज फ्रॉम बी टू ए, करंट इज फ्रॉम बी टू ए, current is from B to A according to Faraday law, current is from B to A according to according to left hand rule। इसको प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा, मैंने गलत लिखवा दिया गलती से। करंट इज फ्रॉम B to A according to Fleming's left hand rule, according to Fleming's left hand rule, both sides AB and side CD of the coil are 2.5 centimeter from the axis। मोमेंट का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था। मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वो लगाएं। देखिए यहां से यहां तक डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 2.5 और फोर्स आपको दी है, तो फोर्स इनटू 2.5, लेकिन ये ख्याल रखिएगा सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, डिवाइड बाय 100 करके मीटर में कन्वर्ट करो और फॉर्मूला लगाकर फिर इसको आंसर निकाल दो, ऐसे सिंपल।
So why is it being multiplied by 2? वो इसलिए कि ऐसे याद है, ये मैंने जब क्लास में करवाया था तो मैंने आपको बताया था ना कि ये असल में दोनों तरफ से आएगी फोर्स। असल में ये फोर्स एक नहीं होती, फोर्स आती है एक पेयर की शक्ल में, तो पेयर होने की वजह से वो डबल हो जाती है। तो तहा ने भी ये क्वेश्चन पूछा है कि आपने इसको इंटू टू क्यों किया। देखो उसने चालाकी की ना, उसने वर्ड इस्तेमाल किया क्वाइल। अगर तुम इस बात को गौर से देखो तो उसने ये नहीं पूछा कि फोर्स ऑन द साइड, उसने वर्ड इस्तेमाल कर लिया क्वाइल। तो अगर तुम ये वर्ड देखो क्वाइल, तो क्वाइल पे तो दो फोर्सेस आएंगी। जैसे तुम बाइसिकल चलाते हो तो दो फोर्सेस होती हैं। तो जब मैंने मोटर का टॉपिक करवाया था तो वहां यही एग्जांपल भी करवाई थी, तो इसमें दो फोर्सेस होंगी। स्टेट द नेम, अच्छा वो कह रहे हैं कि द फिगर 7.1 इज अ पार्ट ऑफ अ डीसी मोटर। नेम ऑफ द डिवाइस दैट कनेक्ट्स द कॉइल ऑफ अ डीसी मोटर टू द इलेक्ट्रिकल सप्लाई। तो यहां तुम लिख दोगे जो फेमस चीज है इसकी, वो है स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। सी पार्ट 1 में लिख दो स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। चलो, state one change to the arrangement in figure 7.1 that produces a greater turning effect इन ABCD। इसके मैंने आपको एक पूरी लिस्ट बनाई थी। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, आयरन कोर रख दो, ज्यादा करंट पास करो, स्ट्रॉन्गर मैग्नेट यूज करो, इनमें से कोई भी चलेगा क्योंकि पूरी एक लिस्ट है। तो तुम लिख दो इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स। पार्ट 2 में आंसर लिख दो इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स। लिख दो इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स। चलें, फिर आज का काम हम यहीं तक रोकेंगे और इसको फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे।